प्रोसेसिंग और फंक्शनिंग ऑफ मैनेजमेंट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है मैनेजमेंट, ठीक है, क्या महत्व है, तो इसमें हम पढ़ेंगे। मैनेजमेंट अगर मान लो कोई भी चीज़ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप चल रही है, सिस्टमेटिक वे से चल रही है, तो ऑब्वियसली हर चीज़ जो रिजल्ट है, डिज़ायर्ड रिजल्ट है, जो भी हमें गोल अचीव करना है वो हम उसको ईजिली अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों ज़रूरी है इसकी, एक तो ये प्रोफिशिएंसी ऑफ हैंडलिंग वर्क, प्रोफिशिएंसी ऑफ हैंडलिंग बिजनेस एक्टिविटी, इसको इंक्रीज कर देता है। सबसे पहले प्रोफिशिएंसी कैसे, कोई भी वर्किंग अगर मान लो हो रही है, सब कुछ सिस्टमेटिक वे से चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, तो ऑब्वियसली जो बिजनेस को आगे रन करने की जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी है वो स्मूथली चलेंगी और बिजनेस एक्टिविटी वो स्मूथ बिजनेस चलेगा, ठीक है। तो ये प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है इंक्रीजेस द आउटपुट, इंक्रीजेस द आउटपुट। और किस में हेल्पफुल होता है, जो भी आउटपुट होता है, ठीक है, जैसे कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कोई प्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है, हर चीज़ प्रॉपर, सबको अपना अपना काम दे रखा है, जैसा कि आपको इसकी प्रोसेस और फंक्शनिंग में बताया था कि सब अपनी अपनी जो डिपार्टमेंट है, सब अपने अपने डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन यूनिट में अपना काम चल रहा है, ठीक है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अपना काम चल रहा है, पैकेजिंग में अपना काम चल रहा है, क्वालिटी कंट्रोल में अपना काम चल रहा है। तो ऑब्वियसली जो टारगेट रखा गया है उसको बेस्ट वे में, हम चीपेस्ट वे में, बेस्ट वे में, और जो टाइम लिमिट जो तय कर रखी है उसमें हम उसको अचीव कर सकते हैं और आउटपुट भी बढ़ सकता है, ठीक है। जितना टाइम हमने एक प्रोडक्शन की, उसको वेयर हाउस में ट्रांसफर कर दिया, स्टोरेज कर दी, ठीक है, फिर दूसरा ऑर्डर आया, इस तरह से स्मूथली चलती रहेगी। अगर कहीं भी कोई भी डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई डील बढ़ती गई या फिर कोई काम रुक गया, तो फिर जो दूसरा ऑर्डर आया है, अगला ऑर्डर, वो कैसे हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो अगर मैनेजमेंट प्रॉपर होगी तो आउटपुट भी इंक्रीज होगा। उसके बाद मेंटेन द डिसिप्लिन, और किस लिए इसकी क्या महत्व है, डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखता है, मेंटेन द डिसिप्लिन, ठीक है। ये डिसिप्लिन होता है, उसको मेंटेन करके रखता है, एक डेकोरम बना के रखता है। ऐसा नहीं हर चीज़ होच पोच हो रही है, उस डेकोरम के कारण सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में चलती हैं और हमें जो भी हमारा गोल है उसको अचीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई हिंड्रेंस नहीं आती, कोई रुकावटें नहीं आती। तो एक डेकोरम मेंटेन रहता है उससे, ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, एक अनुशासन बना रहता है कि जो काम चल रहा है उसी तरह से वो काम चलता रहेगा। और क्या इस किस में हेल्प करता है, स्टेबिलिटी में, बिजनेस को स्टेबल रखने में, स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस को स्टेबल रखने में। अब हर चीज प्रॉपरली टाइमली हो रही है, ठीक है, तो बिजनेस में कोई रुकावट ही नहीं आएगी, सब कुछ टाइमली, प्रोडक्शन यूनिट में टाइमली रॉ मटेरियल आ रहा है, टाइमली उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, वो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी स्टोरेज टाइमली हो रही है, ठीक है, प्रोडक्ट टाइमली कंज्यूमर के पास पहुंच रहा है थ्रू द डिफरेंट बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो बिजनेस की स्टेबिलिटी बनी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और किसमें हेल्पफुल होता है, और क्या इंपॉर्टेंस है इसके कारण, अगर प्रॉपरली टाइम से अगर सही तरह से मैनेजमेंट होएगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी इंस्टीट्यूट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका कहता है उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, फॉर ग्रोथ, ठीक है, एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस।
अब इसमें यह है कि कोई भी अगर मान लो बिजनेस के अंदर बिजनेस को आगे ग्रो करना है, अगर हम जो हमारा एक टारगेट है, एक गोल है, उसी को अचीव कर पा रहे हैं, तभी तो हम आगे सोच सकते हैं कि हम आगे इसको और कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं और कैसे इसकी ग्रोथ कर सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर टारगेट है, उस पर्टिकुलर टारगेट को ही हम अचीव नहीं कर पा रहे ढंग से, तो हम ये सोच नहीं सकते कि हम बिजनेस को कैसे, क्योंकि अगर पहली वाली चीज़ ही, पहले जो हमारा जो बिजनेस है, कोई प्रोडक्शन यूनिट है, वो ही अगर हम उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो हम नहीं सोच सकते कि हम आगे उसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं या उसकी ग्रोथ के रिगार्डिंग भी सोच सकते हैं। तो पहले वाला आउटपुट मिले उतना अचीव करें। अगर वो हम बड़ी स्मूथली से उस चीज़ को, कोई भी प्रोडक्शन यूनिट है, उसमें कोई ऑर्डर है, हम उसको बड़ी स्मूथ वे से, बड़े आराम से उसको अचीव कर पा रहे हैं, स्टोरेज हो रहे हैं, आराम से सब कुछ चल रहा है, तब हम सोचते हैं कि हाँ, हमें अब इसको आगे बढ़ाना चाहिए, इसकी आगे एक्सपैंड करना चाहिए, ठीक है, एक्सटेंड करना चाहिए या एक्सपैंड करना चाहिए, बिजनेस को ग्रोथ के लिए सोचना चाहिए। ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडस्ट्री से रिलेटेड। इंडस्ट्री क्या होती है? जो इंडस्ट्री है, वैसे अगर बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो है इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री एक वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे गुड्स की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, या फिर एक्सट्रैक्शन होती है, ठीक है। ये बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है। इसमें अलग अलग बिजनेस एक्टिविटी होती है जिसके अंदर प्रोसेसिंग होती है, प्रोडक्शन होती है, ठीक है, और उसकी फिनिशिंग होती है, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है। ये सब किससे रिलेटेड है? इंडस्ट्री से रिलेटेड है। मतलब कि इंडस्ट्री क्या है, फैक्ट्री क्या है? एक वो एरिया है जहाँ पे क्या हो रही है, एक रॉ मटेरियल से सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट बन रहा है और उसके बाद फिर उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट बन रहा है, वो एरिया आप कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे चलें तो इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग तरह के गुड्स बनते हैं, ठीक है। एक जो होता है जो एक्चुअल कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करता है, और एक होता है कुछ रॉ मटेरियल यूज होता है। तो जो एक्चुअल जो गुड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स इंडस्ट्री के अंदर, टाइप्स ऑफ गुड्स, एक तो होता है कंज्यूमर, और एक प्रोड्यूसर। दो तरह के गुड्स होते हैं। जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो एक्चुअली में क्या होता है, जो कंज्यूमर होता है वो कोई भी प्रोडक्ट है, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनके कंज्यूमर उसको यूज कर रहा है, वो होते हैं कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं कोई भी इंडस्ट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, कच्चा माल यूज हो रहा है, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड। अब जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आ गई, जैसे उसमें क्या आ गया, जैसे लोशन है, सिरप्स है, टेबलेट्स है, कैप्सूल्स है, ये क्या है, कंज्यूमर गुड्स है। अब उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है, कोई पाउडर यूज किया जा रहा है, कोई एक्सीपेंट यूज किया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री कितनी टाइप्स की होती है, ये अलग अलग बेसिस पे इसको कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, on the basis of type of goods produced, ठीक है। और उसके बाद on the basis of size and
इन्वेस्टमेंट, ठीक है। थर्ड बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है। इन चार बेसिस पे जो इंडस्ट्री है उसको कैटेगराइज किया गया है, उसको अलग अलग उसमें डिवाइड किया गया है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ गुड प्रोड्यूस, किस तरह के गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक तो होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जेनेटिक इंडस्ट्री, और इसमें ही थर्ड टाइप है कंस्ट्रक्शन, एंड फोर्थ वन इज मैन्युफैक्चरिंग। इंडस्ट्री, ठीक है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के आगे फर्दर ये डिवाइड कर रखी है। मैन्युफैक्चरिंग में आ जाती है एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, और आ जाती है नेक्स्ट वन इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एंड लास्ट वन इज असेंबली लाइन। ठीक है, ये चार तरीके की होती है। साइज और इन्वेस्टमेंट के बेस पे लाइट इंडस्ट्री, और हैवी इंडस्ट्री, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पे लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल। On the basis of ownership, private, public and joint, ठीक है। ये हो गई टाइप्स, किस किस के बेसिस पे, वन बाय वन करके इनको हम एक्सप्लेन करूंगी मैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस किस तरह का गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है। सबसे पहले एक्सट्रैक्टिव नेम से क्लियर है कि जिसमें क्या होता है, एक्सट्रैक्शन की जाती है किसी भी नेचुरल रिसोर्स से, किसी भी प्लांट एनिमल से, जहाँ प्लांट से जो भी कोई भी चीज़ एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे सॉइल से, अर्थ सरफेस से कुछ कोल्स, माइंस, ये सब एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज होती हैं। और उससे क्या एक्सट्रैक्ट करके आगे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसको एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज कहते हैं। उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट ऑन द बेसिस टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस के बेस पे जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक मतलब कि किसी भी प्लांट या एनिमल को आगे, स्पीसीज को आगे मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे पोल्ट्री फार्म्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, इनकी फार्मिंग करनी, ये सब क्या होते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री में आते हैं, जो कि नई ब्रीड्स बनाते हैं, ठीक है। और वो ब्रीड्स आगे फर्दर कुछ प्रोडक्ट बनाकर आगे उसको कंज्यूमर को प्रोवाइड करती है, तो वो जेनेटिक इंडस्ट्रीज में आ जाएंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें क्या आ जाता है, उसमें ऐसा नहीं कि कोई फिनिश प्रोडक्ट बना के कंज्यूमर को दिया जाता है। जैसे डैम्स वगैरह, रोड्स वगैरह, ब्रिज वगैरह, ये एक इंडस्ट्री होती है, इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, तो एक साइड पे ये पर्टिकुलर चीज़ कंस्ट्रक्ट करती हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाती है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, जो कि फार्मास्यूटिकल्स में भी ऑलमोस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ही होती हैं, जो कि नया किसी एक रॉ मटेरियल से सेमी फिनिश प्रोडक्ट बनाती है, फिर उससे प्रोसेसिंग करके फिनिश प्रोडक्ट बनता है। जैसे टैबलेट्स, कैप्सूल्स और सिरप्स, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, ये सब क्या होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। अब ये फर्दर डिवाइड कर रखी है 4 कैटेगरी में। सबसे पहले एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री का नाम से क्लियर है, ये भी एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाती है। ये क्या होता है, कोई भी एलिमेंट है उसको एनालाइज करके उसी पर्टिकुलर सब्सटेंस में से, उसी एलिमेंट में से उसको एक्सट्रैक्ट करती है और उससे फिर नया प्रोडक्ट बनाती है। जैसे अब ये जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, इसके अंदर से क्रूड ऑयल बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाती है सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक जो सिंथेटिकली कोई नया प्रोडक्ट बनाती है किसी भी पुराने प्रोडक्ट में से, जैसे फॉर एग्जांपल अब बेंजोइन से बेंजोइक एसिड बनता है, ठीक है। तो ये सिंथेटिकली कोई नया प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करने, कोई पुराने प्रोडक्ट को यूज करके। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या था, वो कोई भी रॉ मटेरियल यूज करके उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे पेपर इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, टेक्सटाइल्स हो गई, रॉ मटेरियल कच्चा मटेरियल यूज करके एक फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारी असेंबली लाइन। असेंबली लाइन में क्या होता है, असेंबल करना, पहले से ही कुछ कंपोनेंट या फिर एलिमेंट बने हुए होते हैं, उनको इकट्ठा करके एक नया प्रोडक्ट बनाना। जैसे अब टीवी है या कंप्यूटर है, उसके अंदर अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, असेंबल किया जाता है, और असेंबल करके वो एक प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे टेलीविज़न बन गया, टीवी बन गया, स्कूटर बन गया, ठीक है, और ये कंप्यूटर्स हो गए, ये सब मैन्युफैक्चर करने वाली इंडस्ट्री को असेंबली लाइन कहते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है वो मोस्टली प्रोसेसिंग सिंथेटिक एनालिटिकल कंपनीज के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड इन्वेस्टमेंट ऑन द इंडस्ट्री, भी कितना साइज है, कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें आ जाती है लाइट इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्री में क्या होता है, इसके अंदर ज़्यादा मतलब कि छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत हैवी मटेरियल बनाया जाता है, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो बॉटल के जो लिड होते हैं उसके लिए, क्लोजर्स के लिए, ठीक है, रबर क्लोजर्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करती है। जो हैवी इंडस्ट्रीज होती है वो हैवी मटेरियल को मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे आयरन इंडस्ट्रीज हो गई, स्टील इंडस्ट्रीज हो गई, बड़े बड़े मटेरियल्स को, मशीन्स के पार्ट्स को, वो होती है हैवी, यानी इनका ये बड़ी जो प्रोडक्ट है, बड़ा प्रोडक्ट बनाती हैं, जिनका साइज भी बड़ा होता है और इन्वेस्टमेंट भी जिन पे ज़्यादा होती है, तो ये हैवी इंडस्ट्रीज में आ जाता है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, भी कितना पैसा उस पर लगा सकते हैं, किस पे वर्कर पे कितना पैसा लगा सकते हैं, मशीन पे कितना पैसा लगा सकते हैं, उसके बेस पे ये दो तरह की होती है, एक तो लार्ज स्केल होती है और एक स्मॉल स्केल होती है। लार्ज स्केल में यानी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वर्कर्स के ऊपर इन्वेस्ट होता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वर्कर्स के साथ उस मशीन्स के ऊपर भी। स्मॉल स्केल में ऐसा नहीं हो, स्मॉल स्केल पे होता है, ठीक है, लोअर लेवल पे ही होता है, ठीक है। तो ये हो गई कैपिटल एम्प्लॉयड, कितनी कैपिटल कितना खर्चा कर सकते हैं। ये जो स्मॉल स्केल होती है मतलब कि नियर अबाउट 10 लाख से इतने ही अमाउंट में इसमें कैपिटल एम्प्लॉय की जाती है, पैसा लगाया जाता है। जो लार्ज स्केल होती है इसमें करोड़ में इन्वेस्टमेंट की जाती है, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड की जाती है इसके अंदर। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के बेस पे ये तीन तरह की होती है, प्राइवेट, पब्लिक एंड ज्वाइंट। जो प्राइवेट होती है वो कोई प्राइवेट फर्म ही उसका ऑनरशिप होती है उसकी, जैसे बजाज ऑटोमोबाइल्स का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, प्राइवेट फर्म्स होती है। इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी आ जाती है अलग अलग, जो प्राइवेट फर्म्स के अंदर है, मतलब कि उसमें ये तो है लाइसेंस तो उन्होंने गवर्नमेंट के थ्रू ले रखा है, रजिस्टर्ड तो है वो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लेकिन वो एक प्राइवेट उसका ऑनर अलग से होता है। उसके बाद पब्लिक, जो कि गवर्नमेंट, ऑनर कौन करती है, कौन कंट्रोल करती है, कौन मैनेज करती है, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है और मैनेज करती है। इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल दुर्गापुर स्टील प्लांट आ गया, इस तरह से और भी कुछ इंडस्ट्रीज हैं, ये वैसे जस्ट एग्जांपल दिया है कि पब्लिक जो ऑनरशिप के बेस पे जो पब्लिक इंडस्ट्रीज होती हैं उसके अंदर। उसके बाद ज्वाइंट सेक्टर में क्या आता है, ये अलग अलग सेक्टर बने हैं। ज्वाइंट सेक्टर में मोस्टली वो आ जाती है जिसमें पब्लिक जो ऑन्ड और कंट्रोल्ड बाय पब्लिक भी होती है, ठीक है, बाय प्राइवेट, यानी गवर्नमेंट के थ्रू भी इसको, गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू भी इसको कंट्रोल किया जाता है, और प्राइवेट कोई फर्म होती है वो भी इसको कंट्रोल करती है, ठीक है। इसके अंदर मोस्टली जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, गुजरात की अल्कलीज और ऑयल इंडिया लिमिटेड इसका एग्जाम्पल है। ये दोनों सेक्टर इसके अंदर इंक्लूड है, प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी, दोनों ही इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जॉइंट सेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ये अलग अलग बेसिस पे इंडस्ट्री को कैटेगराइज किया गया था। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ गुड्स, किस तरह के गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्ट कर सकती है कंपनी और कितना साइज होती है, उसके बेस पे लाइट इंडस्ट्री होती है और हैवी इंडस्ट्री। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, भी कितनी कैपिटल, कितना पैसा वो लगा सकती है, कम या ज़्यादा, उसके बेसिस पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज,
एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, उसके बाद ऑनरशिप के बेस पे भी इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन मैनेज कर रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन मैनेज कर रहा है, उसको प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, या फिर पब्लिक सेक्टर कर रहा है, या फिर जॉइंट सेक्टर कर रहा है। इसके बेसिस पे ये ऑनरशिप के बेसिस पे है। तो आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। इस चैप्टर में हमने अलग अलग टॉपिक्स किए। सबसे पहले कॉमर्स क्या होता है, ठीक है, फिर उसके बाद हमने ट्रेड के बारे में पढ़ा, ट्रेड के बाद हमने इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होती है और इंडस्ट्री क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेसिक्स क्लियर करने के लिए ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट की। और इसमें से क्वेश्चंस, जैसे ये इंडस्ट्री के टाइप्स के ऊपर क्वेश्चंस बनता है, इसमें डिफरेंशिएशन का भी क्वेश्चन बनता है, जैसे व्हाट इज राइट द डिफरेंशिएट बिटवीन द लाइट इंडस्ट्रीज एंड हैवी इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और आपको ट्रेड करवाया था, होलसेल ट्रेड, ठीक है, एंड रिटेल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, इंटरनल ट्रेड, इसके बारे में भी आ जाता है, कई बार नोट लिखना भी आ जाता है। तो ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको बेसिकली सारे चैप्टर को आप अपनी किसी भी बुक से, कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं, उससे इसको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद जो हम, ये आपका चैप्टर हो गया, फिनिश हो गया। नेक्स्ट जो चैप्टर करेंगे वो आपका है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया।